गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चों, आज हम आप सबको सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। सामाजिक विज्ञान में आपका पहला चैप्टर जो आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम आइए जानते हैं कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसके पहले यूरोप में क्या दशा थी। देखिए, राष्ट्रवाद से पहले यूरोप में कई बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों का बोलबाला था, किंतु उन साम्राज्यों का अंत करके राष्ट्र राज्य का उदय यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुआ। आइए हम जानते हैं कि राष्ट्र राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ और कब हुआ। तो देखिए, आपका फर्स्ट जो केंद्र बिंदु है राष्ट्र राज्य का उदय। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान पर, अर्थात बहुराष्ट्रीय राज्य वंश साम्राज्य का मतलब हुआ इसके पहले राजा थे, राजा राज्य करते थे, किंतु यूरोप में उस समय 19वीं शताब्दी में इन बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया गया। आगे बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। अब देखिए, इस राष्ट्र राज्य के उदय में नेपोलियन की नागरिक संहिता का क्या योगदान रहा। नागरिक संहिता दूसरा टॉपिक है आपका कि राष्ट्र राज्य के उदय में नेपोलियन के द्वारा लागू की गई नागरिक संहिता का क्या योगदान रहा। अब देखिए, नेपोलियन ने नागरिक संहिता के आधार पर जब फ्रांस में प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया था, जिसे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके था, जिससे सारी व्यवस्था अच्छी तरह से सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, चल सके। दूसरा, नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता सिविल कोड लागू की, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अर्थात पहले जब राजा के पुत्र राजा बनते थे, ऐसे विशेषाधिकार को नेपोलियन संहिता के आधार पर बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, सबको एकाधिकार प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि नागरिक संहिता ने कानून के समक्ष समानता की स्थापना की तथा संपत्ति एवं प्रशासनिक प्रभागों के आविष्कार को सुरक्षित कर दिया। इसके बाद नागरिक संहिता ने सामंती प्रणाली, भूदासत्व, जागीरदारी शुल्क को भी समाप्त कर दिया। अर्थात नेपोलियन के नागरिक संहिता के आधार पर जो सामंती प्रणाली थी, भूदासत्व था, जागीरदारी थी, इन सब को समाप्त कर दिया गया। आइए हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का
उदय किस प्रकार हुआ? आपने देखा राष्ट्रराज्य का उदय, नागरिक संहिता। अब तीसरा आपका ऑप्शन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार प्रसारित हुआ या किस प्रकार फैला, आइए हम जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण तो निम्नलिखित हैं, लेकिन उसमें कुछ मुख्य हैं जिसकी चर्चा हम आपको इस सब्जेक्ट में या इस पाठ में करेंगे। पहला कारण था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कि नए मध्यम वर्ग का उदय। फर्स्ट कारण जो था आपका नए मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा था उदारवादी विचारधारा का प्रसार। तीसरा है क्रांतिकारियों का उदय। चौथा है रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि। रूढ़िवादिता की नई भावना और वियना की संधि। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। आपका अगला टॉपिक है कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग। मध्यम देखिए बच्चों, यह भी एक प्रमुख कारण था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने का। तो इस वर्ग के बारे में आइए चर्चा करते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। अर्थात
कि उस समय जो भूमि का मालिक होता था वो यही कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के ही लोग होते थे। आगे है, औद्योगिकीकरण के कारण नए सामाजिक समूह श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के लोग अस्तित्व में आए। कुलीनों का प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि कुलीन वर्ग की क्या भूमिका रही। अब आगे हम बढ़ते हुए जानेंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। आइए बच्चों हम समझते हैं उदारवादी राष्ट्र का अर्थ। या उदारवादी राष्ट्र किसे कहते हैं। आइए जानते हैं उदारवादी राष्ट्र क्या होता है। देखिए 19वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी विचारधारा से अधिक जुड़े हुए थे। उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार था। आपने जाना उदारवाद का मतलब क्या होता है, उदारवाद का अर्थ क्या होता है। फिर से आप जान लीजिए कि उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से धनी वर्गों को दिया गया था। अर्थात उस समय जो लोग धनी थे सिर्फ उन्हीं को मत देने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार था। बाकी कुलीन वर्ग व मध्यम वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार उस समय नहीं था। आगे है कि 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवे राइन का गठन किया गया, जिसने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से भी अधिक थी। आप जानिए। अब इसके बाद हम जानते हैं कि 1815 ईस्वी के बाद संरक्षणवाद क्या था। आइए हम समझते हैं कि 1815 ईस्वी के बाद संरक्षणवाद। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना या देखभाल करना। आइए समझते हैं हम कि संरक्षणवाद क्या था। 1815 ईस्वी के बाद का संरक्षणवाद। आइए हम चर्चा करते हैं कि संरक्षणवाद क्या था। देखिए 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रसारित थी या फैली हुई थी। यूरोपीय शक्तियां जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने एक समझौते के लिए वियना में मुलाकात की। आगे इस सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख द्वारा किया गया। ड्यूक मेटरनिख हाँ, तो आइए देखें, जिसमें प्रतिनिधियों ने